Good morning, all of you, and once again, welcome back to our video lecture class of ninth. We will be continue the chapter 2 in economics, people as a resources. In my previous video, we have discussed the unemployment, and we have classified our unemployment in two parts. One is seasonal and other is disguised unemployment. Now we have to going to study the different unemployment situations, seasonal and disguised unemployment का कल मैंने आपको बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेरोजगारी हिंदी में बोलते हैं इसे। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और सेकंड है disguised unemployment. Seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some month of the year. People depend upon agriculture usually face such kind of problem. Seasonal में कहते हैं कि एक सीजन आता है हर चीज का, तो वैसे ही कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सीजन होता है, उसके बाद में वो उसको जॉब नहीं मिलता। स्पेशली ये आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि एग्रीकल्चर में कुछ महीने तक आपको पर्टिकुलर जॉब मिलता है, उसके बाद में एक टाइम पीरियड में फार्मर्स खाली रहते हैं और उन्हें कोई जॉब नहीं मिलता। देयर आर सर्टेन बिजी सीजन्स व्हेन सोइंग, हार्वेस्टिंग, वेडिंग, थ्रेशिंग इज डन. सर्टेन मंथ डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. तो ये मैंने आपको बता दिया अभी जस्ट हिंदी में। In case of disguised unemployment, people appear to be employed. They have agriculture plot where they find work. नेक्स्ट केस है हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें आपको लगता है कि जो आदमी है वो बिजी है, उसको काम मिल रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा है। दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट्स वेयर दे फाइंड वर्क. एग्रीकल्चर के प्लॉट्स में आप देख सकते हैं खेतों पे क्या होता है। This usually happen among family member engaged in agriculture activity. The work required the service of 5 people but engage 8 people. 3 people are extra. These 3 peoples also work in the same plot as the others. तो यहाँ ये बता रहे हैं कि ऐसा आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर के प्लॉट्स के अंदर जिसमें फैमिली मेंबर्स एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे उसमें लिखता है, इसमें पता चलता है कि 5 पीपल्स का वो वर्क है, लेकिन उसमें कितने एंगेज हैं 8 पीपल, यानी 3 पीपल्स क्या है एक्स्ट्रा। दीज आर 3 पीपल्स आल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज द अदर्स, जैसे वो सेम प्लॉट में काम कर रहे हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट एड टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल. जो 3 आदमी काम कर रहे हैं वो 5 पीपल आदमी के जो काम है उसमें उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं जोड़ा जाएगा. If 3 peoples are removed and productivity of the field will not decline. इसमें कह रहे हैं कि 3 peoples को अगर हटा दिया जाए तो भी क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है यानी जितना प्रोडक्शन होगा वो कोई कम नहीं होगा. The field required the service of 5 people and the 3 extra people are disguised unemployment. इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो 5 people हैं वो एक्चुअल हैं और 3 people क्या कर रहे हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है. In case of urban area, educated unemployment has become a common. अर्बन एरिया यानी सिटीज में आप देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है. Phenomenon: many youth with matriculation, graduation and postgraduate degrees are not able to find job. A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates. A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories exists with shortage of manpower in others. There is unemployment among technically qualified person on one hand, while there is a dearth of technical skills required for economic growth. तो यहाँ बता रहे हैं कि सिटीज में क्या होता है, पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं. जैसे हम सबको ग्रेजुएट कर रहे हैं, हम सबको पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, हम ये सब
को मैट्रिकुलेशन लेट होके पास हो रहे हैं, आगे तक बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि सरप्लस हो रहा है और उन्हें जॉब्स नहीं मिल रहा। हम स्किल्स वर्क नहीं इम्प्रूव कर पा रहे हैं। ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट किसके अंदर है, टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन्स को ऑन अदर वन हैंड, यानी टेक्निकल चीज़ों में अगर हम इनको सिखाएंगे नहीं तो टेक्निकल वर्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो उनको टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आईआईटी करवाते हैं, आईटीआई करवाते हैं, पॉलिटेक्निक कराते हैं, तो इससे उन्हें आगे फ़ायदा मिलता है और उन्हें जॉब गारंटी ज़्यादा सिक्योर रहती है। जैसे कि पास होने के बाद में वो आईआईटीज़ कंपनीज में जा सकते हैं, फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। अनएम्प्लॉयमेंट क्या करता है, मैन पावर रिसोर्सेज को वेस्ट करता है। पीपल हु आर एन एसेट ऑफ इकोनॉमी टर्न इनटू अ लायबिलिटी। जो लोग, देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेस एंड डिस्पेयर अमॉन्ग द यूथ। इससे क्या हो जाता है कि जो यूथ है उसके अंदर निराशा छा जाती है। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो फैमिली को सपोर्ट कर सके। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, यानी अगर हम देखते हैं कि हमारे सोशल, जैसे हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी में अगर हम जो लोग हैं पढ़े लिखे लोग, उनको अगर जॉब नहीं दे सकते तो इससे क्या हो रहा है, हमारा एक सोशल वेस्ट हो रहा है। यानी वो जो चीज़ है एक एसेट की तरह काम कर सकती है वो वेस्ट हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। द डिपेंडेंस ऑफ द एम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज। अनएम्प्लॉयमेंट क्या करता है, इकोनॉमिक को ओवरलोड करता है। डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज, और जैसे कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो वर्किंग पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं परसेंटेज में। The quality of life of an individual as well as of the society is adversely affected. जो quality of life है individual person की और society की, वो भी इससे affected होती है। When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in the health status and rising withdrawal from the school system. यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर जिसके पास में क्वालिटी लाइफ अच्छी नहीं होगी, यानी उसके पास में सुविधाएं नहीं होगी, फैसिलिटीज़ नहीं होगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी जो फैमिली होगी वो भी एक बहुत ही बुरे दौर से निकलेगी। और कई बार ऐसा होगा उनके हेल्थ अच्छी नहीं होगी और कई बार उनके बच्चे जो होंगे वो स्कूल से विड्रॉ हो जाएंगे, यानी वो छोड़ देंगे स्कूल को पढ़ना। Hence, unemployment has determinal impact on the overall growth of an economy. Increase in employment is an indicator of depressed economy. It is also waste the resources which could have been gainfully employed. If people cannot be used as a resource, they naturally appeared as a liability to the economy. ये बता रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या करता है, डिटरमिनल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी की ग्रोथ पे असर करता है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट कैन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस इकोनॉमी। यदि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी डाउन होगी। इट आल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज, ये भी पता है आपको, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड, जो आगे चल करके एम्प्लॉयड हो सकते थे। इफ पीपल कैन नॉट बी यूज एज अ रिसोर्सेज दे नेचुरली अपीयर एज अ लायबिलिटी टू द इकोनॉमी। अगर लोगों को हम रिसोर्सेज के रूप में यूज नहीं करेंगे तो वो क्या होंगे, एक जिम्मेदारी बन जाएंगे इकोनॉमी की, यानी इकोनॉमी को उन्हें वहन करना पड़ेगा, उन्हें सुविधा देने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। In case of India, statistically, the unemployment rate is low. A large number of people represented with the low income productivity are counted as employed. यहाँ कह रहे हैं कि इंडिया के केस में स्टेटिस्टिकली हम देखते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, लो है। और लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंट विद द लो इनकम, अधिकतर आप देख रहे हैं कि लोग क्या है, लो इनकम में काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, एज अ एम्प्लॉयड, उन्हें एम्प्लॉयड देख रही है। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज नॉट एडिक्वेट फॉर देम। ये कह रहे हैं कि वो लगते हैं कि काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो पोटेंशियल है, उनके अंदर जो क्षमता है और पैसा है वो कमा सकते हैं, उतना वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इट इज नॉट एडिक्वेट फॉर देम द वर्क दैट दे आर परसुइंग। ये उनके क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं है जो वो करना चाहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत सारे
अच्छे पढ़े लिखे लोगों को जॉब नहीं मिलता तो बेचारे मजदूरी करना चालू कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं, ठेला चलाना चालू कर देते हैं, कोई और जॉब करना चालू कर देते हैं। तो एक इकोनॉमी के लिए लॉस है। Seems forced upon them, they may therefore want other work of their choice. Poor people cannot afford to sit idle. They tend to engage in any activity irrespective of its earning potential. Their earning keep them on a bare subsistence level. ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई ना कोई और जॉब करना पड़ता है, वो खाली नहीं बैठ सकते, यानी उनको अपनी लाइफ चलानी है तो कुछ काम करना ही पड़ेगा, इसलिए वो दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं। Let's see some questions that is important for examination point of view. So this question, what are the major factors responsible for unemployment in India? कौन कौन से फैक्टर्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में फैलने के? तो पहला रीजन देखिए, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सेकेंड है ओवर डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी हमारा जो 60% इकोनॉमी किस पे डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर पे। अगर एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो आगे ग्रोथ अच्छी होगी। थर्ड पॉइंट है अंडर डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हमारे यहाँ पर जो क्या है, रूरल सेक्टर में फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्गाइज, जो अभी हमने पढ़ा है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट भी पढ़ा हमने, ड्यू टू द अंडर डेवलपमेंट ऑफ द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो डेवलप नहीं हो रही हैं, इस वजह से इनको अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करना पड़ता है। अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें कैपिटल्स की शॉर्टेज है, एसेंशियल्स इनपुट्स नहीं है, तो इंडस्ट्रीज भी डेवलप नहीं हो पा रही। अगर इंडस्ट्री डेवलप होंगी तो क्या होगा, जॉब्स मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। स्लो पेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, स्लो पेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि बिल्डिंग्स बनना, रोड्स बनना, एसोसिएशन बनना, ये सारी चीजें जो बनती हैं वो अगर स्लो बनेंगी तो उससे ग्रोथ नहीं होगी, तो हमें इस पे स्पीड बनानी पड़ेगी, तभी जाके अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? हेडिंग्स देखिए, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ये आपने पढ़ा अभी, वेस्टेज होता है आपके, अगर आपको जो कंट्री में लोग रहते हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, उनकी लाइफ स्टैंडर्ड इंप्रूव नहीं होता, तो क्या है, लाइबिलिटी है, यानी जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारी फैमिली में अगर हमारे जो जैसे पेरेंट्स के बच्चे अगर पढ़ लिख के अच्छी जॉब पे नहीं लगते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, पेरेंट्स की लाइबिलिटी बन जाते हैं, जिम्मेदारी बन जाते हैं, यानी वो अपने घर से उनको निकाल नहीं सकते, तो उन्हें उनको आगे बढ़ाना पड़ता है कैसे भी करके। अगर वो अच्छे पढ़ लिखे नौकरी लग जाए तो वो एक अच्छे रिसोर्सेज बन सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम हो जाता है। यहाँ पर इंडिया में देख सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही बढ़ रहा है। पोवर्टी, द बेसिक कॉजेज ऑफ पोवर्टी इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण से भी गरीबी बढ़ रही है। फैमिली का भी हम कह सकते हैं, फैमिली में इनफ इनकम नहीं है और फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही है अपने सिबलिंग्स को, जिससे जितना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उनकी इंक्रीज होगी। थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब डिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, जनसंख्या बढ़ती है तो छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा होते हैं फैमिली के अंदर। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो भी डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी उतना अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, यानी इसलिए गवर्नमेंट कोशिश करती है कि फैमिली प्लानिंग की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ द सोसाइटी इज एडवर्सली अफेक्टेड व्हेन अ फैमिली हैज टू लिव on a bare subsistence level. There is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school. देख रहे हैं कि अब जैसे गरीबी बढ़ेगी तो क्या होगा, आपके पास पैसे नहीं होंगे, और पैसे नहीं होंगे तो आपकी लाइफ साइकिल बहुत वीक होगी, यानी आपके जो जीवन है वो बहुत ही बुरा बीतेगा। तो आप क्या करेंगे, अपने खर्चों कम करेंगे। तो ऐसे ही क्या होता है, बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और छोटे मोटे दूसरे काम करने चालू हो जाते हैं, तो इससे उनकी लाइफ ग्रो नहीं हो पाती। Next question is, what is the difference between disguised unemployment and seasonal employment? Disguised unemployment, it is a type of unemployment under which people appear to be employed but actually they are not. यहाँ पर मैंने बता दिया था मीनिंग, ये मीनिंग ही बताया कि इसमें लगता है हमें वो एम्प्लॉयड है, यानी जॉब कर रहा है, लेकिन उसका वो एक्चुअली जॉब पे नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है। जैसा कई बार आप क्लास में भी देखते हैं कि बच्चे प्रिडिक्ट करते हैं टीचर्स को कि वो पढ़ाई कर रहे हैं,
लेकिन वो क्या कर रहे हैं, टीचर्स को डिसगाइज कर रहे हैं. इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, सीरियस मत लेना. एक्चुअली इकोनॉमिक्स में ऐसा होता है कि भी जो बच्चे काम मतलब जैसे जो एम्प्लॉय कर रहे हैं, जैसे हमने एग्रीकल्चर का एग्जांपल दिया था, मैंने इसको ऐसे ही कनेक्ट किया है क्लास से. नेक्स्ट है सीजनल. इट इज़ अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अंडर विच वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ओनली फॉर अ पर्टिकुलर सीजन. तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उस पर्टिकुलर सीजन में ही लोगों को जॉब मिलता है. जैसे हम कह सकते हैं कि फेस्टिवल के टाइम में जो पेंटर्स होते हैं उनको जॉब मिलता है पेंटिंग का, लेकिन जैसे ही सीजन ऑफ हो जाता है तो पेंटिंग का सीजन कम हो जाता है, वो उनको जॉब नहीं मिल पाता. इट इज़ मोस्टली फाउंड इन एग्रीकल्चर. डिस्गाइज का हमने बताया था कि आपको एग्रीकल्चर में ही दिखता है अधिकतर ये. और सीजनल इट इज़ मोस्टली फाउंड इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. अधिकतर ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है, हमने 8th क्लास में इसको एक्सप्लेन किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि ये एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर बेस्ड होगा. जैसे हम कॉटन टेक्सटाइल कह सकते हैं, यानी कॉटन कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से, और टेक्सटाइल को रॉ मटेरियल मिलेगा. थर्ड पॉइंट है इट इज मेनली फाउंड इन रूरल एरियाज. डिस्गाइज कहाँ मिलता है, रूरल एरियाज में. इट इज फाउंड इन रूरल एज वेल एज अर्बन. सीजनल क्या है, रूरल और अर्बन दोनों में मिलता है. तो इस तरह से आपको समझना है. सी दिस इज अ कॉपलर, जूते बना रहा है ये. कैन यू रिमेंबर हाउ मच डिड यू पे व्हेन यू आस्क हिम टू मेंड योर शूज और स्लीपर्स. आप इमेजिन करिए कि कॉबलर से जब आप जूते बनवाते हैं या पॉलिश करते हैं तो उसे कितना पे करते हैं. तो ये उसकी इतने कम पैसे से क्या उसकी लाइफ चल सकती है क्या. तो ये एक तरह से अनएम्प्लॉयड ही है, यानी उसकी लाइफ साइकिल इम्प्रूव नहीं हो रही है. तो अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, आई होप यू हैव गेट सम आइडियाज़, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन बनाएं और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें. इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके जो राइटिंग स्किल है, क्वेश्चन लिखने के मेथड पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, आपको बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि आप एक अच्छा स्कोर गेट कर सकें. तो इतना सिंपल मत लीजिएगा एसएसटी को, पढ़ना पड़ेगा बहुत आपको. नेक्स्ट है मोर ओवर द अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज करेक्टराइज बाय द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर. अधिकतर एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर को करेक्टराइज किया जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से प्राइमरी सेक्टर में. द होल फैमिली कंट्रीब्यूट इन द फील्ड इवन though not everybody is really needed, so there is a disguised employment in the agriculture sector, but the entire family share what has been produced. This concept of sharing of work in the field and the produce raised to reduce the hardship of employment in the rural sector. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि खुद जॉब पे लगे रहना. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो डिस्गाइज्ड में आप एक देख रहे हैं एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल, उसमें जो फैमिली मेंबर्स लगे हुए हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो वर्क को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं. यानी हार्डशिप जो है 5 मेंबर्स की जो हार्डशिप है, यानी आप देख सकते हैं अगर 5 मेंबर वर्क करते तो उन्हें रेगुलर बहुत काम करना पड़ता, उन्हें रेस्ट नहीं मिलता. तो ये जो 3 पीपल एक्स्ट्रा हैं वो उसको हेल्प कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली. लेकिन इससे क्या होगा, क्योंकि वो जो 3 पर्सन हैं वो अपने प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इससे फैमिली की पॉवर्टी कम नहीं होगी. ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउसहोल्ड टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन द सर्च ऑफ जॉब. इसीलिए क्या होता है, जैसे समय बीतता है तो उन्हें अपनी जगह से माइग्रेट होना पड़ता है, यानी उनको पैसे कमाने के लिए किसी और जगह जाना पड़ता है. लेट अस डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द 3 सेक्टर mentioned earlier. Agriculture is the most labor absorbing sector of the economy. In recent years, there has been a decline in the dependence of population on agriculture, partially because of disguised employment discussed earlier. Some of the surplus labor in agriculture has moved to either secondary or the tertiary sector. अगर हमने जैसे डिस्कस किया था एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो में 3 सेक्टर्स के बारे में, तो एग्रीकल्चर क्या सबसे अच्छा सेक्टर है जो मतलब बहुत सारे जो लेबर्स है उसको एब्जॉर्ब करा हुआ है. और रिसेंटली ईयर में क्या है, ये डिक्लाइन हो रहा है, क्योंकि अधिकतर एग्रीकल्चर से लोग कहाँ जा रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर की तरफ, क्योंकि एग्रीकल्चर से इतना उनको इनकम नहीं हो पा रहा है. तो आप देख सकते हैं आसपास की जो ज़मीनें हैं आपको एग्रीकल्चर के लैंड के रूप में नहीं दिख रही हैं, वो ज़्यादातर क्या हो रही हैं, उनको सेल आउट कर रहे हैं. इन द सेकेंडरी
sector, small scale manufacture is the most labor absorbing. सेकेंडरी सेक्टर में देख सकते हैं छोटे छोटे जो स्केल मैन्युफैक्चर हैं, जैसे छोटे छोटे शॉप्स हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं, वो बहुत ज़्यादा लेबर को हेल्प कर रही हैं. इन केस ऑफ टर्शरी सेक्टर, वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपीयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन. अभी टर्शरी सेक्टर में भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी सर्विसेज निकल रही हैं. जैसे एग्जांपल दे रखा है इसमें बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. लेट अस रीड अ स्टोरी टू नो हाउ पीपल could become an asset for the economy of village. यहाँ पर एक स्टोरी बता रहे हैं दोबारा से, मैंने इसलिए बार बार कहा था स्टोरी पढ़ना है, जरूरी है. स्टोरी मेथड से आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से इकोनॉमी में एक पीपल कैसे अपना एक रिसोर्सेज बन सकता है. स्टोरी ऑफ अ विलेज. देयर वॉज अ विलेज इनहेबिटेड बाय सेवरल फैमिलीज. ईच फैमिली प्रोड्यूस इनफ टू फीड इट्स मेंबर. विलेज में आप देख रहे हैं काफ़ी सारी फैमिलीज रहती हैं और हर फैमिली अपने लिए इतना उगा लेती है जितना वो कमा सकते हैं और अपना एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं. Each family met its needs by the member making their own clothes and teaching their own children. सारी फैमिलीज क्या करती हैं, इतना कमा लेती हैं कि वो कपड़े खरीद सकती हैं और बच्चों को पढ़ा सकती हैं. Once of the family decided to send one of its son to an agriculture college. एक फैमिली ने ये सोचा कि मेरे बच्चे को मैं एग्रीकल्चर कॉलेज में भेजूं. तो boy got his admission in the nearby college of agriculture. उसको पास के एक एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन मिल गया. आफ्टर सम टाइम ही बिकम अ क्वालिफाइड इन एग्रो इंजीनियरिंग एंड केम बैक टू द विलेज. और कुछ समय बाद में वो आदमी इंजीनियर बन गया. एग्रो इंजीनियरिंग होता है. और वो गांव में दोबारा आया. ही प्रूव टू बी सो क्रिएटिव दैट ही कुड डिजाइन एंड इम्प्रूव टाइप्स ऑफ प्लफ विच इंक्रीज द यील्ड ऑफ द व्हीट. उसने एक डिजाइन किया प्लफ करने की मशीन को, और उससे क्या होता है कि वीट की यील्ड यानी उसकी पैदावार बढ़ती है. दस अ न्यू जॉब ऑफ एग्रो इंजीनियरिंग वाज क्रिएटेड एंड फिल्ड इन द विलेज. इस तरह से नया एग्रो इंजीनियर का जॉब क्रिएट हुआ और उसने गांव में उसको यूज किया. द फैमिली इन द विलेज सोल्ड द सरप्लस इन द नियर बाय नेबरिंग विलेज. फैमिली ने क्या किया, जो ज्यादा अनाज हुआ उसको बाहर के गाँव में बेचा. दे अर्न गुड प्रॉफिट. उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिला. विच दे शेयर्ड अमॉन्ग देमसेल्फ. उन्होंने आपस में उसको बांटा. Inspired by this success, all the families after some time held a meeting in the village. They all wanted to have a better future for their children too. इस घटना से लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिली और उन्होंने आपस में डिस्कस किया, एक मीटिंग करी. उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में हमें सोचना चाहिए. दे रिक्वेस्टेड द पंचायत टू ओपन अ स्कूल इन द विलेज. उन्होंने पंचायत से रिक्वेस्ट किया कि स्कूल खोला जाए बच्चों के लिए. दे एश्योर्ड द पंचायत दैट दे वुड ऑल सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. उन्होंने वचन दिया कि हम सब बच्चों को स्कूल भेजेंगे. द पंचायत विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ओपन अ स्कूल. अ टीचर वाज रिक्वायर्ड फॉर अ नियर बाय टाउन. पंचायत ने गवर्नमेंट की हेल्प से स्कूल खोला और पास के गांव से उन्होंने हेल्प कर लेकर के टीचर को अपॉइंट किया. ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ दिस विलेज स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल. सारे गांव के बच्चे स्कूल जाने लगे. आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिलीज गेव ट्रेनिंग टू हिज डॉटर इन. कुछ समय बाद में एक बच्ची को उन्होंने टेलरिंग का कोचिंग दिया. She started stitching clothes for all the families of the village, for everyone now wanted to buy and wear well-tailored clothes. और धीरे धीरे उसने अपनी फैमिली के लिए कपड़े सिलना चालू किया और धीरे धीरे उसके पास में दूसरे गांव से भी लोग आने लग गए. सब लोग उसके सिले हुए कपड़े पहनने लगे. Thus another new job that of the tailor was created. उसने ये एक नया जॉब निकल गया टेलर ने जैसे क्रिएट किया था. This had another positive fact. इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा गांव में. The times of farmers in going far for buying clothes was saved. और इससे क्या हुआ कि जो कपड़े खरीदने के लिए गांव के लोगों को बाहर जाना पड़ता था शहरों में, वो वहीं पर मिलने लग गया. एज द फार्मर स्पेंड मोर टाइम इन द फील्ड द यील्ड ऑफ द फार्मर वेंट अप. और जो टाइम स्पेंड होता था सिटी में जाके कपड़े खरीदने का वो बच गया और उनके खेतों पे वो ज्यादा टाइम देते थे. इससे पैदावार बढ़ी. दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी. इससे उनकी प्रॉस्पेरिटी में वृद्धि हुई, यानी उनके पैसे बढ़ने लगे तो उनकी फैसिलिटी भी बढ़ने लगी. द फार्मर हैड मोर देन व्हाट दे could consume. Now they could sell what they produced to others who came to their village market. Over time, this village, which formerly had no job opportunity in the beginning. तो ये कह रहे हैं कि अब विलेज के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बिकने लगे विलेज के मार्केट में और वो दूसरे गांवों से भी ज़्यादा सेल करने लग गए. और ये कह रहे हैं पहले ये गांव में कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं था स्टार्टिंग में. हैड मैनी लाइक टीचर्स, टेलर, एग्रो इंजीनियर एंड मैनी मोर. और अब वहाँ उस गांव में क्या है, टीचर्स भी हैं, टेलर भी हैं, एग्रो इंजीनियर्स भी हैं और भी बहुत सारे जॉब निकल गए. दिस वॉज द स्टोरी ऑफ सिंपल विलेज वेयर द राइजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल एनेबल्स
it to evolve into a place rich with complex and modern economic activity. तो एक सिंपल स्टोरी है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था एक पालमपुर गांव का, और इस तरह से क्या हुआ, ह्यूमन कैपिटल में हमने इन्वेस्टमेंट करके क्या किया, एक अपने आप को रिच कर दिया, कॉम्प्लेक्स था और मॉडर्न इकोनॉमी में एक एक्टिविटी को बढ़ाया. Let's see some MCQ questions. Somebody asked me, which resources is the best resources? Land, capital, human, all of these. कौन सा बेस्ट रिसोर्सेज है बताइए. एग्जैक्टली ह्यूमन होगा, क्योंकि अभी हमने ह्यूमन एज ए रिसोर्सेज पढ़ा है. तो फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, ऑल ऑफ दीज. तो ऑल ऑफ दीज आएगा. तो ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ एमसी क्वेश्चंस के जो आपको बनाने हैं ताकि आपको हेल्पफुल रहे. क्वेश्चंस नोटेड करते जाइए. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2. और आपने देखा है इसमें क्वेश्चंस आंसर्स मैंने बताया बहुत कुछ, और आपको भी अपने आप क्रिएट करने हैं इन क्वेश्चंस को, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी क्रिएट करने हैं. और ये हमारे बुक्स के पीछे क्वेश्चंस हैं. आई होप यू हैव टू गेट द आइडियाज़. आपने नोट्स में कंप्लीट किए होंगे इनको भी. तो नोट्स बनाने का मतलब ही यही है कि नोट्स इस तरह से बनाइए कि आपके कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में एस्केप ना हो, यानी बाद में आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आए कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया. अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, स्टोरी क्लियर है, समरी क्लियर है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. So keep smiling, do hard work, and bye.